हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, फास्ट ट्रैक जेई सीरीज का। इस सीरीज में यार हम पूरी जेई की 11th की फिजिक्स कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसके साथ साथ हम एरोडो के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो यार इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है मैंने तुम्हें ऑलरेडी इंट्रो वीडियो में बता रखा है, तो अगर अभी तक तुमने इंट्रो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जल्दी से उसको देख लो। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर तुमने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लो। सारे नोट्स वगैरह वहीं पर शेयर किए जाएंगे और इसके अलावा तुम्हारे जितने भी डाउट्स वगैरह होंगे वो भी तुम आपस में डिस्कस कर सकते हो उस ग्रुप के ऊपर। और इसके अलावा तुम्हें होमवर्क भी वहीं पे दिया जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो वैसे तो सर्कुलर मोशन तुम्हें बुक्स में भी अलग से चैप्टर मिलेगा और बहुत सारे टीचर्स उसको अलग से एक चैप्टर की तरह पढ़ाते हैं। बट हम उसका काइनेमेटिक्स वाला पार्ट यहाँ पर कवर करेंगे। उसका फोर्स वाला पार्ट हम एनएलएम में कवर करेंगे और जो वर्क एनर्जी वाला पार्ट है वो वर्क एनर्जी में। तो वो अलग से चैप्टर नहीं रहेगा बट उसको हम ऐसे पार्ट्स में कवर करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो शुरू करते हैं। हेडिंग डाल सकते हो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ। खैर सर्कुलर मोशन वैसे कई टीचर्स अलग चैप्टर, अलग से एक चैप्टर करके पढ़ाते हैं। तो उसमें वो काइनेमेटिक्स और उसका फिर फोर्स वगैरह वाला पार्ट जो है इसका सारा एक साथ पढ़ाते हैं। बट हम काइनेमेटिक्स वाला पार्ट यहाँ करेंगे। इसके बाद जो इसका डायनेमिक्स वाला पार्ट, जो टोटल जो तुम्हारा फोर्स वगैरह वाला पार्ट है वो हम करेंगे एनएलएम के टाइम पे। और फिर जो मतलब इसके अलावा जो रोटेशन वगैरह का या वर्क एनर्जी का पार्ट है इसका वो हम वहां पर करेंगे, ठीक है। तो इसको सेपरेट चैप्टर सर्कुलर मोशन नहीं होगा, उसके पार्ट्स में हम इस तरीके से करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। हम्म तो देखो, सर्कुलर मोशन जो है, सपोज कोई सर्कुलर मोशन नाम से समझ में आ रहा होगा, पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। तो सपोज ये है तुम्हारा कोई सर्कल, ठीक है। इसमें पार्टिकल मूव कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए होगा जहां से हम सारी एनालिसिस कर पाए। तो वो हम पहले एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। सर्कुलर मोशन है यार, तो फिर एक प्लेन में ही होगा, ये बात तो समझ में आ ही रही होगी मेरे ख्याल से। हम्म ठीक है। ये हो गई हमारी एक्स एक्सेस। ये हो गई तुम्हारी वाई एक्सेस, ठीक। अब सपोज पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और किसी एक टाइम पर ये यहाँ पर होता है, पॉइंट पी इसका कोऑर्डिनेट हो गया जो कि एक्स कॉमा वाई तुम बोल सकते हो। इसके अलावा हम इसको एक तरीके से और डिफाइन करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में, जिसमें हम इसको बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए आर कॉमा थीटा, ठीक है। कहाँ लिखते हैं, हाँ यहाँ आगे लिख देता हूँ, आर कॉमा थीटा। तो ये हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हम इसका रेडियस सर्कल का सपोज आर है और ये यहाँ से ऐसे करके थीटा एंगल मूव करके आया है। तो ये हो गया तुम्हारा आर कॉमा थीटा। तो इससे तुम्हें एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आ रही होगी, अगर तुम इसके कंपोनेंट्स लेना चाहो तो ये ऐसे लिख सकते हो। ये जो तुम्हारा एक्स है ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये जो तुम्हारा वाई है ये हो जाएगा तुम्हारा आर साइन थीटा। ये समझ में आ ही रहा होगा, तो इस तरीके से भी तुम इसको लिख सकते हो, ठीक। ये हो गया। तो ये समझ में आ गया कि सर्कल में मूव कर रहा है पार्टिकल। अब इसके बाद इसमें एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, इस पर अभी हम आ रहे हैं। फिलहाल तुम्हें तो समझ में आना चाहिए कि रिप्रेजेंट मतलब इसके पोजीशन वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करें। एक तो एक्स कॉमा वाई स्टैंडर्ड तरीके से कर सकते हो, बट यहाँ पर हम ये आर थीटा वाली नोटेशन यूज करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट वाली, जिसमें आर का मतलब है रेडियस और थीटा जितना एंगल वो मूव किया है, ठीक। तो ये हो गया। इसके अलावा दो यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करते हैं, उसको हम सेपरेट एक फिगर में कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया तुम्हारा सर्कल, ठीक। अब एक्सेल ड्रॉ करते हैं, एक्स। क्या है यार, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बन रही है, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी वाई एक्सेस, है ना। ठीक है, ये हो गया एक्स वाई। तो अब इसमें जैसे हमने पॉइंट पी पर इसकी पोजीशन बताई थी कि ये है पॉइंट पी। तो ये हमने बोला था कि आर थीटा, ठीक है। इस तरीके से हमने इसकी पोजीशन वेक्टर को डिफाइन किया था। अब
दो डायरेक्शन में हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमारे सारा एनालिसिस उन्हीं दोनों डायरेक्शन में होने वाला है। अब वो तुम गेस कर सकते हो कि दो डायरेक्शन कौन सी है। एक होगी तुम्हारे सर्कल की टेंजेंशियल डायरेक्शन और एक होगी रेडियल डायरेक्शन। तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो उससे तुम्हारा एनालिसिस बहुत इजी हो जाएगा। तो एक हमारा ये हो गया टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये सर्कल के टेंजेंट पर इस तरीके से। और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं ईटी कैप, या फिर इसको थीटा कैप भी बोलते हैं, ठीक है। तुम जो चाहो बोल सकते हो, ईटी कैप बोल देता हूँ मैं, ठीक है। और एक होता है ये रेडियल डायरेक्शन, इसके इस तरफ रेडियस के अलोंग, ये हो गया ई आर कैप, ठीक। तो अब ये ईटी कैप और ई आर कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर है ये टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन में, ठीक। अब इनको लिखेंगे कैसे, अब ये देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। तो तुम्हें ये समझ में आ होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो अगर मैं ई आर कैप को देखना चाहूँ, तो ई आर कैप ऐसा है ना, ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल। मैं अलग से दिखा दे रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से विजुलाइज हो जाए। और ये था हमारा ई आर कैप इस तरीके से, ई आर कैप। और ये था थीटा। अब हम इसका अगर कंपोनेंट लें, रिजॉल्व करें, तो ये इस तरफ आ जाएगा एक कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये था माइनस एक्स और ये है वाई, माइनस वाई, ठीक। और क्योंकि ये यूनिट वेक्टर था तो इसका मैग्नीट्यूड तो वन ही था। इसका ई आर कैप का जो मैग्नीट्यूड था वो तो वन ही था। तो वन का कॉस थीटा वन ही होगा। तो ये तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस, जो तुम्हारा अब ई आर कैप आया हो जाएगा माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। ये कैसे लिखा, देखो एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा इस तरीके से लिखते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड ही वन है। तो वन कॉस थीटा को मैंने माइनस कॉस, ये माइनस वन, वन इंटू माइनस कॉस थीटा को मैंने माइनस कॉस थीटा लिख दिया। मतलब बेसिकली वन कॉस थीटा माइनस आई कैप होता, तो वही माइनस कॉस थीटा आई कैप लिखा है यहाँ पर। और ये वन साइन थीटा माइनस जे कैप होता, तो माइनस साइन थीटा जे कैप लिखा है। ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा ई आर कैप। इसको तुम याद रख सकते हो, और याद नहीं है तो इसी तरीके से सिंपली यार फिगर बना करके और तुरंत देख लो क्या है, ठीक है। अब आते हैं ईटी कैप पे। ईटी कैप ऐसा है, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल तुम्हारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। फिगर में देखो, 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसको बनाते हैं वजह। तो हम इसको ऐसे करेंगे, ये ये ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल था, ये तुम्हारा था 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये था ए आर कैप। इसके कंपोनेंट्स देंगे, तो एक आएगा इस डायरेक्शन में, और फिर वही वन यूनिट का, ठीक है। वन, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड वन ही था, इसका भी मैग्नीट्यूड जो था वो वन था। समझ में आ ही रहा होगा। तो उस हिसाब से हम इसको ऐसे, और एक कंपोनेंट ही आएगा ये। तो अब हम लिख सकते हैं ई आर कैप जो तुम्हारा हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा आई कैप प्लस साइन, क्योंकि ये ऊपर की तरफ आ रहा है अब, 90 डिग्री माइनस थीटा जे कैप। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको 90 माइनस थीटा को खोल लो, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये हो जाएगा तुम्हारा ई आर कैप। तो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप हो जाएगा तुम्हारा ये। इसको वैसे याद करने की ऐसा जरूरत नहीं होगी, तुम जो है बस इतना समझो कि ईटी कैप ई आर कैप होते क्या है, और वहां से एक स्टेप का काम है, तो ये तुम कहीं पर भी निकाल सकते हो। तो माइनस कॉस माइनस साइन ये हो गया, और ये माइनस साइन प्लस कॉस हो गया, ठीक। ई आर कैप, ठीक है। सही दिखाया ना। माइनस साइन प्लस कॉस, सॉरी ये ई आर कैप क्यों लिख दिया मैंने, ये ईटी कैप है ना, वही मैं सोच रहा था। ठीक है, ये ईटी कैप है तुम्हारा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसको एक जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ वैसे, बट ऐसे तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने तुम्हें बता दिया, तुम हमेशा निकाल सकते हो, वरना ये साइन कॉस में कंफ्यूज होते रहोगे। ईटी तुम्हारा था माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और ई आर कैप जो हमने ऊपर निकाला था वो था माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको याद करने की कोशिश तुम अगर कर पा रहे हो तो ठीक है, बट मैं तो नहीं कर पा रहा, तो मैं तुमसे रिकमेंड यही करूंगा कि तुम इसको
बस याद रखो डायरेक्शन क्या है और थीटा और आर क्या है, बस उसके बाद तुम इनको एक स्टेप का काम है यार, तुरंत निकाल लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, सर्कुलर मोशन में कैसी होती है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है इस टाइप की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वैसे ही तुम सर्कल जब पढ़ोगे तो वहां भी पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बाकी अभी के लिए तुम इतना जान सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर टाइप की होती है। ये तब होती है जब तुम्हारा सेंटर जो है वो हो तुम्हारा 0,0, मतलब ओरिजिन, और रेडियस हो तुम्हारा आर। ठीक। अगर सेंटर तुम्हारा कुछ और हो जाए, सपोज सेंटर जो तुम्हारा है वो कुछ एच कॉमा के हो जाए, समझ रहे हो ना, जैसे 1,2, 4,6 इस तरीके का, तो अब तुम्हारा जो सर्कल होगा उसका इक्वेशन होगी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और रेडियस वही है, ठीक है। तो ये हो गई जनरल इक्वेशन। तो इस तरीके से तुम सर्कल की इक्वेशन लिखते हो, ठीक है। बाकी इक्वेशन ऑफ सर्कल पे तो तुम्हें बहुत सारी अभी बहुत सारी डिटेल इसमें तुम पढ़ोगे आगे, जब तुम कोऑर्डिनेट में सर्कल्स पढ़ोगे तो उस पर हम नहीं जा रहे, उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि ये होता है और ये होता है। वो तुम देख भी सकते हो यार कि सर्कल यहाँ पर अगर हम ले लें, अ, एक सेकेंड, ये हो गया तुम्हारा सर्कल, ये हो गई तुम्हारी एक्सेस, ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक है, रफली। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो ये जो तुम्हारा पॉइंट पी है ना, ये हो गया। तो साफ साफ दिख भी रहा होगा तुम्हें कि अगर मैं इस तरीके से ज्वाइन कर दूं, तो ये है तुम्हारा एक्स, ये है तुम्हारा वाई, और ये है तुम्हारा आर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर पाइथागोरस से तुम्हें दिख ही रहा होगा, ठीक है। यही तुम्हारी इक्वेशन हो जाती है। अगर ये सपोज एच कॉमा के होता, तो इस केस में तुम्हारा जो सर्कल की ये वाली जो डिस्टेंस होती है, जो एक्स जिसको हमने लिखा है, इसको हम शांति से एक्स माइनस एच लिख देते हैं, क्योंकि ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई है ना। यहाँ से लिख देते हैं एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस ये वाई माइनस के हो जाती, तो वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बस वही पाइथागोरस थ्योरम लगाया और कुछ नहीं, बस इस तरीके से इक्वेशन लिखते हैं, इतना जान लो बस। और होती क्या इक्वेशन तुमने समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसी होती है। इससे पहले हमने देख लिया कि पोजीशन कैसे डिफाइन करते हैं। अब पोजीशन के बाद अगली चीज जो हमारी आएगी वो होगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, तो उस पर आते हैं, है ना। तो लिख सकते हो वेलोसिटी के लिए कि वो कैसे डिफाइन करेंगे। हम्म। तो वेलोसिटी कुछ नहीं, सिंपली जैसे हम पहले करते थे, जो वेलोसिटी होगी वो होगी तुम्हारी डी आर बाई डी टी, जैसा पहले होता था। और आर जो तुम्हारा आपकी बार पोजीशन वेक्टर था, वो था हमने, अगर तुम ध्यान से देखो, सर्कल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे फिर से एक बार, ठीक है। ये था सर्कल, ठीक है। यार हाँ ठीक है, ये हो गया, एक्सेस बना लेते हैं, ठीक है। सपोज ये पॉइंट था, इसका कोऑर्डिनेट है आर कोमा थीटा, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने पहले भी देखा हुआ है कि ये है तुम्हारा ओरिजिन, तो ये हो जाएगा आर cos थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो मैं सिंपली इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर cos थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। तो अब वेलोसिटी जो तुम्हारी हो जाएगी वो हो जाएगी डी आर बाई डी टी। तो लिखते हैं, ये हो जाएगी तुम्हारी, इसका डिफरेंशिएशन करोगे यहाँ से ले आओ, तो आर cos थीटा, तो आर तो कांस्टेंट है, बट थीटा तुम्हारा वेरी कर रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी आर cos थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस डी आर साइन थीटा बाई डी टी जे कैप। इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, आगे देखते हैं। आर को बाहर निकालोगे तो cos थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो वही चेन रूल लगा देते हैं, पहले cos थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, और फिर उसके बाद थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे cos थीटा का ये हो जाएगा आर, मैं अब इसको स्टेप को लिख नहीं रहा चेन रूल को, मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर होगा, ठीक है। तो cos थीटा का हो जाएगा, या चलो लिख देता हूँ एक बार, लेकिन आगे इसको हमें कई बार करना है तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, तो इस बार लिख दे रहा हूँ। तो हो जाएगा आर बाहर निकाल लिया, तो डी कॉस थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, हमने चेन रूल लगाया है। ये हो जाएगा तुम्हारा आई कैप में, प्लस वही सेम काम करना है, आर डी साइन थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी जे कैप, ठीक है। तो कॉस थीटा का तुम्हारा
जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ लिखोगे माइनस साइन थीटा, और डी थीटा बाई डी टी को ऐसे ही रख दो, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी, ये हो जाएगा तुम्हारा आई कैप, प्लस साइन थीटा का कॉस हो जाएगा, तो आर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी, ये क्या, ये हो जाएगा तुम्हारा। तो अब मैं यहां से आर डी थीटा बाई डी टी कॉमन ले लेता हूँ सिंपली, तो तुम्हारा अंदर बनेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो ये क्या देखा देखा सा लग रहा है, ऊपर चलो, यहाँ पर लिखा है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जी जे कैप, तुम्हारा ईटी कैप होता है। मतलब यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा तुम्हारा आर डी थीटा बाई डी टी ईटी कैप, ये हो गई तुम्हारी वेलोसिटी। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो तुम्हारी वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल होगी, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हो तुम कि वेलोसिटी इज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो ये तो क्लियर हो गया होगा यहाँ से, क्योंकि ईटी कैप यूनिट वेक्टर था टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग। अब समझ में आ रहा होगा कि हमने ये ईटी कैप और ईआर कैप क्यों डिफाइन किए हैं, ठीक। अब ये डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, इस टर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आर डी थीटा बाई डी टी होगा, ठीक है। पहले डी थीटा बाई डी टी की बात कर लेते हैं, तो डी थीटा बाई डी टी जो है तुम्हारा, वो बेसिकली तुम्हारा होता है ओमेगा, या ओमेगा बार भी कह सकते हो, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है ना। तो देखो यार, जैसे थीटा था, है ना, वो जो एंगल, जो एक्स जो ओरिजिन के साथ तुम्हारा एक्स एक्सिस के साथ जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर एंगल बना रहा था वो था थीटा, ठीक है। अब वो एंगल भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है जब तुम्हारा पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि वो जो थीटा है उसका एंगुलर पोजीशन वेक्टर है, और वो भी टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो वो जिस रेट से चेंज कर रहा है वो है तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हो गया, पहले तो ये समझ लो कि जो ओमेगा है ये होगा तुम्हारा डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी। अब थीटा जो है वो है तुम्हारा एंगुलर पोजीशन वेक्टर। बेसिकली क्या होता है, थीटा कैप, थीटा कह सकते हो, ठीक है। तो थीटा जो है वो तुम्हारा एंगुलर पोजीशन वेक्टर है। तो ये जो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं ना, जैसे अगर तुम यहाँ से बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट गए, जैसे थीटा से तुमने थोड़ा सा और चेंज किया आगे, जैसे तुम यहाँ से चलो ये नीचे नया ही बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। सपोज ये है पार्टिकल, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तुम कुछ थीटा पर आए, इसका रेडियस आर है, ये अंडरस्टूड। तो यहाँ से अब कुछ तुम छोटा सा डी थीटा डिस्प्लेसमेंट गए, ठीक। ये तुम आगे और गए डी थीटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये था एक्स एक्सेस, ये था वाई एक्सेस, और इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा जेड एक्सेस। तो एक हम एंगुलर वेक्टर्स जो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जिनको सूडो वेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ से तुम यहाँ से डी थीटा डिस्प्लेसमेंट गए, तो इसको हम क्या कहेंगे कि जो डी थीटा है वो तुम्हारा वेरी शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इनको हम एज अ वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स, ये थोड़ा सा चीजें डिफिकल्ट लग रही होंगी, बट एक दो बार पढ़ लोगे तो सही लगेगी। डिस्प्लेसमेंट्स कैन बी ट्रीटेड एज वेक्टर्स एंड आर नोन एज सूडो वेक्टर्स। क्योंकि बेसिकली ये वेक्टर नहीं है, बट हम इनको एज अ वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं, एज स्यूडो वेक्टर्स। तो ये होते हैं स्यूडो वेक्टर्स, और यही तुम्हारे होते हैं। एक तो तुमने देख लिया थीटा, एक दूसरा होगा तुम्हारा ओमेगा, वो भी तुमने देख लिया, और तीसरा आएगा अल्फा, अभी वो हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो डी थीटा जो है तुम्हारा वो एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से, जिसको हम एक एज वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं। इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस वेक्टर की, देखो, इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लेंगे रेडियस के अलोंग अपने ऐसे, ये मतलब अपने जो ये हैंड है इसको हम ऐसे रेडियस के अलोंग रखेंगे, ठीक है। और फिर जिस तरफ डी थीटा हो उस तरफ हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे, फिर थंब की डायरेक्शन हमें देगी कि हमारा ये डी थीटा का, या डी थीटा का डायरेक्शन क्या है बेसिकली, है ना, जो हमने थीटा वेक्टर डिफाइन किया उसका डायरेक्शन क्या है।
तो जैसा मैं कहने के जा रहा हूँ, जैसे अगर तुमने हैंड इसके अलॉन्ग रखा, फिर तुमने देखा कि हम फिंगर तुम्हारी इस डायरेक्शन में करोगे कि इस तरह मूव किया है, तो जब तुम ऐसे रख के फिंगर ऐसे कर करोगे तो थंब तुम्हारा ऊपर की तरफ आ रहा है, तो तुम्हारे थीटा की डायरेक्शन ये हो जाएगी जेड, मतलब प्लस जेड में, यानी कि के कैप के अलॉन्ग। तो डी थीटा कैप जो है तो तुम्हारा के कैप हो जाएगा। ये हमने कहाँ से लिखा? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल। तो ये वैसे राइट हैंड थंब रूल तो तुमने पढ़ा होगा मैग्नेटिक्स में, क्लास 10th में अपने। तो हम इसको फिर से यूज कर रहे हैं, बाकी नहीं पढ़ा तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि होता क्या है। तो ये हो गया तुम्हारा छोटा डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, जिसको हमने एज अ वेक्टर ट्रीट किया, और उसी का डी थीटा बाई डी टी जो होगा तुम्हारा वो हो जाएगा ओमेगा। ठीक है। तो वैसे भी दिख रहा है कि ओमेगा और डी थी अगर ठीक है, डी थीटा बाई डी टी जो तुम्हारा हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा। और अभी इसके बाद हम आएंगे अल्फा, भी एक चीज हम डिफाइन करने वाले हैं, तो वो हम अभी आगे करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तुम्हें यहां तक ये समझ में आ गया कि जो तुम्हारी वेलोसिटी थी वो हमने लिखा था आर डी थीटा बाई डी टी ई टी कैप। ठीक है। तो वेलोसिटी का मॉड अगर लिखना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू आर ओमेगा ई टी कैप, ये भी लिख सकता हूँ, है ना? तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। और जो वेलोसिटी का तुम्हारा मॉड होगा वो हो जाएगा आर ओमेगा। इसको भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये तुम याद रखते हो। ठीक है। तो ये हो गई वेलोसिटी, और वेलोसिटी पूरी की पूरी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ये हम पहले बात कर चुके हैं। अब आते हैं एक्सेलरेशन पर। तो इसके बाद एक्सेलरेशन भी डिफाइन करेंगे हम। तो एक्सेलरेशन तुम्हारा वही सिंपली डीवी बाई डी टी हो जाएगा, है ना? तो आओ देखते हैं। तो वेलोसिटी तुमने क्या निकाली थी, यहाँ ऊपर से देखो, ये ई टी कैप आर डी थीटा बाई डी टी, ई टी कैप है ना, तो इसको लिख सकते हो आर, या मैं आर ओमेगा ई टी कैप लिख दूं? तो चलो आर डी थीटा बाई डी टी लिखता हूँ, ठीक है। उसी पे चलते हैं, आर डी थीटा बाई डी टी ई टी कैप। ये थी तुम्हारी आर डी थीटा बाई डी टी, और ई टी कैप क्या था? माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, ये है। तो अब इसको जरा खोल लेते, मतलब ये कर देते हैं, आर डी थीटा बाई डी टी, बल्कि आर को बाहर रखो क्योंकि थीटा हमारा वेरी कर रहा है, तो डी थीटा बाई डी टी को हमें साथ में लिखना पड़ेगा। तो आर बाहर रखो, तो ये डी थीटा बाई डी टी साइन थीटा, ये माइनस था यहाँ पे, और आई कैप। ठीक है। इसके बाद प्लस डी थीटा बाई डी टी इंटू में कॉस थीटा जे कैप, यहाँ पे जे कैप भी था। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी अभी तक जो हमने लिखा है। तो अब हम यहाँ से एक्सेलरेशन लिखेंगे, जो कि हो जाएगा तुम्हारा डीवी बार बाई डी टी। तो डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है। तो आर तो तुम्हारा बाहर कॉमन ही रहेगा, तो पहले इस वाले टर्म में देखो, तो ये बेसिकली दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, एक है तुम्हारा डी थीटा बाई डी टी, एक है तुम्हारा साइन थीटा। ठीक है, और माइनस तो है ही, तो माइनस हम बाहर रख लेते हैं। फिर इसके अंदर पहले पहले इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो डी थीटा बाई डी टी को अगर तुम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो तुम सिंपली डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो डी टू थीटा बाई डी टी टू इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। ठीक है। और साइन थीटा को मैंने ऐसे के ऐसे लिख लिया। ये हमने बेसिकली प्रोडक्ट रूल लगाना चालू किया है। और ये एक ब्रैकेट और बना लो, क्योंकि जो है इसके अंदर सारा काम चल रहा है। फिर अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे साइन का, जो कि हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा, और फिर उसको वैसे के वैसे लिख लेंगे डी थीटा बाई डी टी। ये पूरा अभी आई कैप वाला टर्म ही चल रहा है। ठीक है, ये हो गया। और ये होगा तुम्हारा आई कैप। ठीक, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जे कैप वाले टर्म पर आते हैं। तो प्लस वही है अपना डी थीटा बाई डी टी का, फिर से वही हो जाएगा डी टू थीटा बाई डी टी टू, ये। और ये हम कॉस थीटा एज इट इज लिख देंगे, कॉस थीटा। और अब इसके बाद प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन तुम्हारा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो मैं सीधा माइनस साइन थीटा लिख रहा हूँ, माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। ये हो जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा जे कैप का टर्म। तो ये हो गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है। हम्म, ये हो गया। हम्म। अब आई कैप और जे कैप में से ये डी टू थीटा वाले टर्म्स एक साथ ले लेते हैं, और ये डी थीटा वाले टर्म्स एक साथ ले लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो यहां से हम लिखते हैं इसको आर, या अब मैं ऐसे लिखना चालू कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस, पहले मैं इसको खोल ले रहा हूँ, माइनस आर साइन थीटा डी टू थीटा बाई डी टी टू आई कैप प्लस आर कॉस थीटा
डी थीटा बाई डी टी। ये तुम्हें अभी तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि दूसरा मैं कर रहा हूँ अभी। जब इसको तुम एक बार देखना और इस बार खुद से करने की कोशिश करना, एक बार खुद से कर लोगे तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा। ठीक है। वैसे जरूरत नहीं है, फाइनल फॉर्मूला जो आता है तुम वो भी याद रख सकते हो, बट प्रोसीजर मेरे ख्याल से पता होना चाहिए, कहीं भी यूज आ सकता है, एडवांस के पेपर में तो आ ही सकता है। आर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप। ठीक है। फिर नीचे वाले इनको खोलते हैं, ये यहाँ पर भी आर कॉमन ही था हमारा, आर क्योंकि पूरे में कॉमन लिया था हमने। ठीक है। तो प्लस आर डी टू थीटा बाई डी टी टू, यहाँ कॉस थीटा भी लिख लेना चाहिए था यार, को लिख ही लेता हूँ। आर कॉस थीटा डी टू थीटा बाई डी टी टू जे कैप माइनस आर साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप। अब हमें करना क्या है बेसिकली कि ये डी टू थीटा वाले टर्म्स एक साथ ले लो और डी थीटा वाले टर्म्स एक साथ ले लो। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे आर डी टू थीटा बाई डी टी टू, इतना हमने कॉमन लिया और अंदर आएगा, यहाँ से आएगा माइनस साइन थीटा आई कैप, और यहाँ से आएगा प्लस कॉस थीटा जे कैप, प्लस कॉस थीटा जे कैप। ठीक है। एक टर्म ही बना। प्लस अब हम यहाँ से आर डी थीटा बाई डी टी कॉमन लेंगे, तो इसके अंदर हमारा क्या आएगा, प्लस कॉस थीटा आई कैप, यानी कि कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, माइनस साइन थीटा जे कैप। तो अब तुम ध्यान से देखो, ये हमने लिखा है आर डी टू थीटा बाई डी टी टू, ये फिर हमारा ई टी कैप लिखा है। ठीक है। ये वाला पूरा टर्म ये हो जाएगा ई टी कैप, ये हो गया। प्लस एक टर्म आएगा ये अपना आर डी थीटा बाई डी टी, और ये cos थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप जो है तुम्हारा ये ई आर कैप होता है, ये हमने ऊपर लिखा भी है, वैसे तुम देख सकते हो। ई आर कैप जहां पर हमने डिफाइन किया था, ई आर कैप माइनस cos थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप होता है। तो यहाँ पे प्लस cos थीटा कुछ गड़बड़ हो रही है, ये माइनस ही आना चाहिए, बेसिकली ई आर कैप ही आना चाहिए। क्या गड़बड़ हो रही है? हाँ, ये माइनस पूरे पे था ना, देखो गड़बड़ी हुई है। ये माइनस पूरे पर था, तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो ये दोनों टर्म्स माइनस में आएंगे, तो बेसिकली तुम्हारा यहाँ से एक माइनस बढ़ता जाएगा, ये प्लस नहीं है, माइनस है। यहाँ पर माइनस है, नहीं सॉरी, ये क्या किया मैंने, ये तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये आ जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा आएगा माइनस साइन थीटा जे का, ये जो तुम्हारा है यही तुम्हारा ई आर कैप है, तो ये हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन वेक्टर। तो इसको तुम बॉक्स कर लो पहले तो, एक मिनट। तो एक्सेलरेशन वेक्टर इस तरीके से आया। हाँ, तो बात कर रहे थे एक्सेलरेशन वेक्टर को जिस तरीके से आया, तो तुम देख सकते हो कि एक्सेलरेशन वेक्टर का एक कंपोनेंट तुम्हारा ये ई टी कैप के अलॉन्ग है और एक ई आर कैप के अलॉन्ग है। तो इस वाले पूरे टर्म को हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इसी को हम एटी से डिनोट करते हैं, जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है। और ये वाले को हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। और इसी का नाम है नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है। कहीं भी ये सब लिखे हों तो ये सारी एक ही चीजें हैं, और एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये तीनों हम इसी को बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसको हम ए आर से डिनोट कर रहे हैं, है ना। ठीक। तो ये इसके दो कंपोनेंट्स आ गए। अब हम एक एक करके इन दोनों के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले एटी की बात कर लेते हैं। तो जो एटी होता है तुम्हारा एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, टेंजेंशियल कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन का है, एटी, इसकी बात कर लेते हैं। इसको हमने बोला क्या है, ये आर डी टू थीटा बाई डी टू ई टी कैप। ठीक है। आर से बाहर भी लगा सकते हो कि वेक्टर ही है, कंपोनेंट, वेक्टर का कंपोनेंट भी एक वेक्टर ही होता है। तो आर डी टू थीटा बाई डी टी टू ई टी कैप, है ना। ये डी टू थीटा बाई डी टी टू क्या है, ये बेसिकली है तुम्हारा डी बाई डी टी ऑफ डी थीटा बाई डी टी। और डी थीटा बाई डी टी तुम्हारा ओमेगा होता है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा। डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकता हूँ इसको मैं, है ना। इसी को हम बोलते हैं अल्फा, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा, यानी कि तुम्हारा एंगुलर एक्सिलरेशन। जैसे हमने ओमेगा और थीटा डिफाइन किया था, वैसे ही एंगुलर एक्सिलरेशन होता है अल्फा, एंगुलर एक्सिलरेशन। तो हम सिंपली लिख सकते हैं एटी जो तुम्हारा हो जाएगा
वो हो जाएगा आर अल्फा ई टी कैप, है ना। और ए टी का मॉड जो तुम्हारा हो जाएगा आर अल्फा। ठीक। और यही आर अल्फा तुम्हारा इक्वेट कर सकते हैं हम डीवी बाई डी टी के। और यही तुम्हारा वी डीवी बाई डी एस हो जाएगा। ये चीजें हम क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो ये हो गया एटी तुम्हारा जो कि आर अल्फा है, इसको हम डीवी बाई डी टी या वी डीवी बाई डी एस भी कह सकते हैं, क्योंकि वी पूरा का पूरा टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। तो उस वी को डिफरेंशिएट करके हमें एटी मिलेगा, ना कि एक्चुअल एक्सेलरेशन। ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन यूज करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा एटी, इस तरीके से, है ना, जिसको आर अल्फा या वी डीवी बाई डी एस भी सब हम कह सकते हैं। और ये बेसिकली होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो बेसिकली हो क्या रहा है, थोड़ा सा एक बार सिनेरियो तो मैं फिर से दिखाता हूँ। ये है सर्कल, यार, हाँ ये है सर्कल, ये हो गई एक्सेस। हम्म। तो ये सपोज पार्टिकल है, तो इसका ये हो गया रेडियस वेक्टर। ठीक। तो इसका एक कंपोनेंट ये आ रहा है ए आर, एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का आ रहा है ये ए टी, है ना। तो और तुम्हारा वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में था, तो वेलोसिटी यही रहेगा केवल, ठीक है। तो जो ए टी है ना, जो ये ए टी है, जैसा हमने काइनेमेटिक्स के टाइम पर भी बात करी थी, क्योंकि ये वी के डायरेक्शन में है। और कुछ कनेक्शन एरर हो गया था, ये देखो। हाँ, तो जो एटी है वो तुम्हारा, क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, तो ये चेंजेस द मैग्नीट्यूड, जैसे हमने काइनेमेटिक्स पढ़ते वक्त की बात करी थी कि ये चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। हम्म। ये स्पीड को कम ज्यादा करने का काम कर रहा है। और जो तुम्हारा ए आर है, वो चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। अभी तो तुम्हारा मोशन सर्कुलर हो रहा है, तो चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हो गया, ठीक है। तो ये एटी और एआर के काम हो गए, ठीक है। अब एआर जो है तुम्हारा, वो बेसिकली रेडियल एक्सेलरेशन जो है, जिसको हमने क्या लिखा था, यहाँ ऊपर से देख लेते हैं। एआर हमने लिखा था, ये रहा, आर डी थीटा बाई डी टी ई आर क्या, है ना। तो ये था तुम्हारा आर डी थीटा बाई डी टी ई आर क्या। तो डी थीटा बाई डी टी तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिंपली ओमेगा, सॉरी, हाँ तो इसको लिख सकते हो आर ओमेगा एक्सेलरेशन रेडियल जो तुम्हारा हो जाएगा, बेसिकली उसका मॉड जो है वो आर ओमेगा हो जाएगा। इसको तुम सिंपली ओमेगा जो तुम्हारा था। हम्म। अच्छा, एक चीज इससे पहले मेरे को और बतानी चाहिए थी, ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, साइड में नोट कर सकते हो, कि जो तुम्हारा ओमेगा वेक्टर होता है वो बेसिकली होता है वी क्रॉस आर। और जो अल्फा होता है तुम्हारा, वो होता है, सॉरी गलत लिख दिया, हाँ सॉरी सॉरी, जो तुम्हारा वी होता है वो होता है ओमेगा क्रॉस आर। और यहाँ से अगर तुम वी का मॉड लिखना चाहो तो वो आर ओमेगा लिख सकते हो सिंपली, है ना। ये चीज यूज करते हैं बहुत ज्यादा। सिर्फ ऐसे ही तुम्हारा जो अल्फा, सॉरी, एक्सेलरेशन होता है अल्फा क्रॉस आर, ए इक्वल टू आर अल्फा भी तुम यहाँ से देख सकते हो। ये बेसिकली एटी की बात हो रही है, ठीक है। ये एटी बार लिख लो चाहे तो, है ना, एटी। ये तो ये दोनों चीजें हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे आगे, ठीक है। तो ये याद रखना सेपरेट। तो ये आर ओमेगा हो गया, ठीक है। तो ओमेगा को हम वी बाय आर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर,
गड़बड़ हो रही है। हाँ, ओमेगा को वी बाई आर लिख देंगे। अरे यार ऐसा कैसे हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, कुछ गलत लिखा है मैंने, एक मिनट। हम्म। हाँ, एक गड़बड़ हो गई यार। जब हमने डबल डिफरेंशिएट किया ना, जरा एक बार देख लो। ठीक है, थोड़ा सा पीछे से ही गड़बड़ हो गई। बेसिकली जहां हमने डबल डिफरेंशिएट किया था, आर माइनस डी टू थीटा बाई डी टी टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी, ये हमने किया था। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्या किया था कि ये हो गया। ठीक है, तो हमने ये टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। ठीक है, साइन थीटा वैसे। पर ये जहां पर हमने डी थीटा बाई डी टी किया था ना, ये कॉस थीटा, जब हमने डी थीटा बाई डी टी को ऐसे ही लिख लिया है ना, जैसे हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे इस वाले पार्ट का यहाँ पर। तो ये कॉस थीटा को हमने ऐसे कैसे लिख लिया, मतलब साइन का कॉस कर दिया और डी थीटा बाई डी टी को हमने वैसे ही लिख लिया। लेकिन कॉस थीटा को हमने अभी थीटा के रिस्पेक्ट में किया, और चेन रूल के साथ हमें एक डी थीटा बाई डी टी और लाना चाहिए था। समझ में आया क्या? तो ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा को डिफरेंशिएट किया, वो तो हमने थीटा के रिस्पेक्ट में किया है। फिर उस थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक डी थीटा बाई dt और आएगा, तो इसलिए यहाँ पर मैंने स्क्वायर लगा दिया। और सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, तो हर जगह पर ये डी थीटा बाई dt का स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा। तो ये चीज सही कर लेना। तो ये तुम्हारा ऐसे स्क्वायर आएगा फाइनली। यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो एक्सेलरेशन रेट है, भाई मैं सोच रहा था कि ये वेलोसिटी बराबर कैसे आ जा रहा है, ये हो गया स्क्वायर। इसको तुम लिख सकते हो आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, मॉड को। और यहाँ से अगर तुम इसको यूज कर लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ समझ में आया कि तुम्हारा जो एक्सेलरेशन रेडियल है वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर ई आर कैप, और इसको तुम आर ओमेगा ई आर कैप भी लिख सकते हो। तो ये हो गया एक्सेलरेशन रेडियल। और जो तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन अगर किसी पॉइंट पर पूछे तो वो हो जाएगा ए टी ई टी कैप प्लस ए आर ई आर कैप। और नेट एक्सेलरेशन का मॉड पूछे तो हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। मेरे ख्याल से इसमें बताने की जरूरत नहीं लग रही है, समझ में आ ही रहा होगा कि दोनों से परपेंडिकुलर है तो वही किया है। तो ये हो गया। ठीक है, अब बाकी तुम्हें बताइए कि सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी तुम्हारी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्शन हर समय चेंज हो रही होती है। उसके अलावा स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, और वो स्पीड कांस्टेंट वाला मोशन ही जो तुम्हारा होता है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब हम उसी को डिफाइन करने जा रहे हैं अगला, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, अगर एक लाइन में बताना चाहूँ तो ये होगा सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट। यार ये क्या हो रहा है इसको, इंस्टॉल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आज को। हाँ यार, वो फिर से कनेक्शन का एरर हो गया था। तो सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड होता है तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि जो हमारा वेलोसिटी का मॉड है वो कांस्टेंट होगा।
समझे बात को? वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो नहीं सकती, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो मतलब डायरेक्शन उसका एक हो गया, बट वो नहीं हो सकता। तो वेलोसिटी का मॉड तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ये हमने बता ही दिया। ठीक है। तो जो तुम्हारा एक्सेलरेशन रेडियल का मॉड होता था, वो होता था v² बाई r, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि v कांस्टेंट, r तो कांस्टेंट है ही है। ये हो गया। और एक्सेलरेशन टेंजेंशियल तुम्हारा इस केस में जो होता था, वो होता था r ओमेगा, जो कि 0 हो जाएगा। फिर यार अल्फा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है ना। तो तुम्हारा डी थीटा बाई डी टी भी कांस्टेंट होगा, है ना। डी थीटा बाई डी टी भी कांस्टेंट होगा, यानी कि ओमेगा भी कांस्टेंट होगा बेसिकली। तो इसलिए तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। बेसिकली समझ रहे हो ना, कि यूनिफॉर्मली घूम रहा है उसमें, और उसमें जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही, मतलब एटी जो है वो 0 है, क्योंकि एटी ही है जो स्पीड चेंज करने का काम करता है। तो एटी तुम्हारा 0 होगा, और ए आर तो रहेगा ही, क्योंकि वही तुम्हारा उसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है, बट वो अब एक कांस्टेंट हो गया, जो कि तुम्हारा v²/r यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें जो कुछ चीजें हमने ध्यान दी, पहला हमने बोला एटी 0 है, सही है। दूसरा हमने बोला कि जो ए आर है, उसका जो मॉड है, वो होगा तुम्हारा v²/r, जो कि तुम्हारा हो जाएगा कांस्टेंट। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, जो एक्सेलरेशन नेट होगा, वो हो जाएगा ए आर बार, यानी कि v²/r ई आर कैप। तो ये अलोंग रेडियल डायरेक्शन ओनली, तो अलोंग रेडियल डायरेक्शन ओनली, टेंजेंशियल वाला खत्म हो गया, तो अब केवल रेडियल डायरेक्शन पे तुम्हारा एक्सेलरेशन होगा। और चौथी चीज इस केस में, कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर इज π/2। ये हमने कैसे कहा? ये हमने ऐसे कहा कि ये है सर्कल, चलो ठीक है यार, हाँ, ये है पॉइंट। तो हमने क्या बोला, कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो केवल रेडियल डायरेक्शन में रहेगा, ये हो गया एक्सेलरेशन वेक्टर। और वेलोसिटी तो हर केस में केवल टेंजेंशियल होती है, ये हो गई तुम्हारी वेलोसिटी। तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसकी कुछ कंडीशन है जो तुमने देख ली। मेन कंडीशन तो यही है यार, कि एटी 0 होगा, इस वजह से तुम्हारा एआर कांस्टेंट होगा, नेट एक्सेलरेशन तुम्हारा केवल रेडियल डायरेक्शन में होगा, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन का पीछे एंगल 90 होगा। और ये तो तुम जानते हो कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये होता है तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब। तो इतना ही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, तो उसमें तुम सिंपली वही सब लगाओगे, कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, यही सारी चीजें लगा लगा के फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो हम क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है यार, आज पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार कनेक्शन का एक एरर हो रहा है, उसमें भी चेक कर लूंगा। तो हमने अभी ये देखा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कुछ कुछ कंडीशन होती है, फिर हमने बोला था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो अगर, तो उसमें हम सारे टर्म्स को डिफाइन करेंगे, अल्फा, थीटा, ओमेगा वगैरह, और उनके बीच में कुछ रिलेशन निकाल करके और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चंस करेंगे तभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब हमने जो वहां पर डिफाइन की थी, एक चीज जो मैंने नोट पे तुम्हें लिखाया था, कि जो तुम्हारा अल्फा होता है, तो एक्सेलरेशन होता है अल्फा क्रॉस आर, ये मत भूलना, एटी बेसिकली। और जो वेलोसिटी होगा वो होगा तुम्हारा ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, इससे आगे बहुत दूर तक यूज आने वाला है, सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह जहां पर हम डिफाइन करेंगे वहां पर भी काम आएगा, तो इसलिए इसको याद रखना। ठीक। अब अगर ओमेगा इंक्रीज करता है, तो अल्फा एंड ओमेगा हैव सेम डायरेक्शन, और ओमेगा डिक्रीज करता है, तो ये इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। वैसे भी समझ में आ रहा है कि अल्फा जो तुम्हारा होता है, वो डी ओमेगा बाई डी टी होता है। तो ओमेगा अगर इंक्रीज करेगा तो अल्फा सेम डायरेक्शन में होगा। सिंपली वही थीटा, अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो ओमेगा सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन। और अगर थीटा डिक्रीज करेगा तो ओमेगा ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट में जाएगा। ठीक है, यही है। तो ये एक चीज है जो तुम्हें याद रखनी है। थीटा और थीटा की डायरेक्शन तुम्हें बताई थी कि कैसे निकालनी है, और वैसे ही ओमेगा और अल्फा भी निकाल लोगे तुम। ठीक। हम्म। तो अब एक चीज इसमें और बचती है, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो डिफाइन करना है, फिर अच्छे से क्वेश्चन करेंगे कुछ टॉपिक पर, उसके बाद तुम्हारा और कुछ बचेगा नहीं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये लास्ट टॉपिक है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है?
ये देखो तुम्हारा पार्टिकल है वो जिस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरीके का कुछ पार्टिकल मूव कर रहा है, और इस पूरे मोशन के लिए हम बोल दे रहे हैं 80 जीरो है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो केवल रेडियल एक्सेलरेशन होगा जो यहाँ पर वर्क कर रहा होगा, ठीक है। तो जो पार्टिकल है अगर इस तरीके से मूव कर रहा है तो इस पॉइंट पर इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इस तरीके से। अगर पता नहीं यार आज क्या हो रहा है नेटवर्क का, तो ये था इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसा मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। ये यहाँ पर अगर तुम देखोगे पार्टिकल आया तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और छोटा हो जाएगा, क्योंकि देखो तुम्हें दिख रहा होगा शार्पनेस यहाँ पर ज्यादा है, और यहाँ पर अगर तुम आओगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और बड़ा हो जाएगा। बेसिकली ये कर्वेचर का रेडियस हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन करना चाह रहे हैं, वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा, तो थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा, ठीक। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम बोलते हैं रो, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बस इसका एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, जहां भी पूछे तो रो जो तुम्हारा होता है वो होगा तुम्हारा वेलोसिटी के मॉड का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन रेडियल का मॉड, ठीक है, ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यही है तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन ए नॉर्मल, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो वी स्क्वायर बाई ए नॉर्मल, ठीक है, ये बस याद रखना है। अब इसके बाद हम डिफाइन करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेडियस ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब ये भी एक फॉर्मूला आएगा यहाँ से, तो ये फॉर्मूला तुम्हारी इच्छा है भाई, याद रखना चाहो रखो। तो किसी जनरल टाइम पर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर एक प्रोजेक्टाइल कैसे निकालते हैं वो, और नहीं कर रख सकते हो तो वही सिंपली ये वाला लॉजिक लगा देना यार कि ए नॉर्मल मतलब ई स्क्वायर बाई ए नॉर्मल कर देना। तो अब देखते हैं प्रोजेक्टाइल पर इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं, आओ। तो ऐसा है, सपोज ये तुम्हारा ग्राउंड हो गया, यहाँ से तुमने वी नॉट वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया है। तो अब यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल बना लेते हैं हम, ठीक है, इस तरीके का प्रोजेक्टाइल होगा। सपोज किसी एक पॉइंट पर तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करना है, ये पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, सपोज वी बार, और ये यहाँ पर कुछ एंगल बना रही होगी अल्फा, ये अल्फा हमने खुद से माना है, ठीक है। अपने पास ये गिवन था, अपने गिवन ये वी नॉट और थीटा था, और ग्रेविटी नीचे की तरफ जी लगी रही है, वो सबको पता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर इस वी बार के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ये वी एक्स और एक होगा तुम्हारा ये वी वाई, ठीक। सब जानते हैं कि जो वी एक्स होगा तुम्हारा हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, क्योंकि वो तो चेंज हो नहीं रहा। और वी वाई जो हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है, ये हो गया। तो अब हमें पता है कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है रो, वो होता है वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन ए नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो ए नॉर्मल क्या होगा, बेसिकली ये है तुम्हारा यहाँ पर एक्सेलरेशन, अगर मैं येलो से दिखाना चाहूँ तो एक्सेलरेशन तुम्हारा था ग्रेविटी, ठीक। बट हम इसको जो है नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी जो कंपोनेंट आएगा वो, तो इसके अगर हम कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और अलोंग ले लें तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक ये वेलोसिटी के ऑपोजिट आएगा, ठीक है, ये। और अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा, तो इसको मैं जी कॉस अल्फा लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा जी साइन अल्फा। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो तुम्हारा कंपोनेंट आया बेसिकली ये है वेलोसिटी, इसी परपेंडिकुलर ये जी कॉस अल्फा आया, तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ वी का स्क्वायर। यार आज नेटवर्क का कुछ ज्यादा इशू आ रहा है, मतलब इसका कनेक्टिविटी का कुछ इशू है। चलो देखते हैं, ये टॉपिक क्लास है ये कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नहीं होगा तो हम अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया वी स्क्वायर बाई ए नॉर्मल, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी स्क्वायर, और ए नॉर्मल को हमने देखा था जी कॉस अल्फा, ठीक है, ये हमने ऊपर डिफाइन कर लिया था कि ए नॉर्मल यानी कि ये हो गया तुम्हारा, ठीक, ये हो गया। लेकिन अल्फा हमने खुद से माना है, तो अब हम इसके आगे क्या करें, ठीक है। तो जो वी है तुम्हारा, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है, ये चीज अभी हम यूज करने वाले हैं। ये कॉस अल्फा को किसी तरीके से हटाया जाए तो टैन अल्फा तुम्हारा वी वाई बाई वी एक्स हो जाएगा, टैन अल्फा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स लिख सकते हैं सिंपली। और वी वाई था तुम्हारा वी नॉट साइन अल्फा
माइनस जी टी, और वी एक्स है तुम्हारा वी नॉट कॉस अल्फा। ठीक है, सॉरी, वी नॉट साइन थीटा होगा ना ये, अल्फा क्यों होगा, ये तो इनिशियल था ना यहाँ पर। हाँ ठीक है, ये है, इधर भी है ना। तो ये हो गया, और ये जो हमने मॉड डिफाइन किया था ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये जाएगा ये वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू वी नॉट जी टी साइन थीटा। ये क्या किया है, बेसिकली वी वाई के स्क्वायर को खोल दिया है। ठीक है, तो वी वाई था वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, उसका होल स्क्वायर खोलोगे तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू वी नॉट जी टी साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया है ना। तो ये है तुम्हारा अगर टैन अल्फा, तो यहाँ से अगर तुम ऐसे देखो, एक ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, ये है अल्फा, तो तुम्हारा टैन अल्फा अगर ये है, इसको मैं बोलता हूँ वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, और इसको मैं बोलता हूँ वी नॉट कॉस थीटा। तो ये तुम्हारा क्या है, अंडर रूट ऑफ वी नॉट कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा। ये बेसिकली मॉड वी नहीं बन गया, समझ में आ गया होगा तुम्हें मेरे ख्याल से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कॉस थीटा यार थोड़ा सही से लिख लो। ठीक है, ये हो गया मॉड वी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस अल्फा, अगर मैं लिखूँ यहाँ से तो हो जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा बाय मॉड वी। समझ में आया ये कैसे लिखा है? नहीं आया तो एक बार फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। बाकी तुम खुद से ट्राई करा तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। तो वी नॉट कॉस अल्फा, ये हो गया जी कॉस, तो तुम्हारे कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई। तो तुम्हारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने डिफाइन किया था वो था मॉड वी का स्क्वायर अपॉन ए नॉर्मल, यानी कि मॉड वी का स्क्वायर अपॉन जी कॉस अल्फा, और यहाँ से ये वाली वैल्यू अगर हम रख दें तो ये हो जाएगा मॉड वी का स्क्वायर अपॉन जी इंटू वी नॉट कॉस थीटा बाई मॉड वी। तो यार फिर से कनेक्शन चला गया था, तो ये देखो, ये हमने इस तरीके से डिफाइन कर लिया था। तो ये मॉड वी को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा तुम्हारा इज इक्वल टू मॉड वी का क्यूब अपॉन जी वी नॉट कॉस थीटा। ये हो जाएगा रो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। किसी भी जनरल टाइम पर अगर तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोजेक्टाइल में डिफाइन करना हो तो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला बन के आता है। इसको यूज करके तुम उस टाइम पर रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख सकते हो। तो ये तुम याद रख सकते हो। नहीं तो अगर नहीं रखना तो तुम सिंपली ये वाला कैसे निवेद्य राय किया तुमने देख लिया होगा, और ये लॉजिक याद रखो और इससे पूरा सॉल्व कर लेना। तो बस यही होगा। वैसे इसका क्वेश्चन मैंने आज तक देखा तो नहीं है, जल्दी आता नहीं है, बट आ जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए, बस इतना है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। अब सर्कुलर मोशन में कुछ बचता नहीं है टॉपिक वाइज, बस कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स करनी है। तो यार कनेक्शन का थोड़ा इशू आ रहा है, देखते हैं। एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं, बट अगर एक दो बार और कनेक्शन का इशू आया तो अब हम जो है इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम को कंटिन्यू करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं लिखवाता हूँ, वो लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with initial speed v naught, initial speed v naught at an angle theta from horizontal under gravity ठीक है, if radius of curvature at projection is rho 1, if radius of curvature at projection point is rho 1 and radius of curvature when particle is at h max
is rho 2, then find the ratio of rho 1 and rho 2. ठीक है, तो अब ये रो 1 और रो 2 का रेशियो पूछ रहा है। तो ये बोल रहा है कि पार्टिकल को v नॉट एट एन एंगल थीटा में प्रोजेक्ट किया है। प्रोजेक्शन पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर रो 1 है और पार्टिकल जब एच मैक्स पर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो 2 है। तो रेशियो ऑफ रो 1 एंड रो 2 पूछ रहा है। तो एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद हम लोग करते हैं। तो चलो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। यार कनेक्शन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये वाला प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन के लिए हम अलग से सेशन रख लेंगे, जो मुझे वैसे तो आज ही की क्लास में कराने थे, बट चलो हम उसके लिए अलग से 4-5 ही क्वेश्चन था, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो ये प्रॉब्लम एक बार सॉर्ट आउट हो जाए तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको एंड करेंगे आज। तो ये रहा। तो ये कह रहा है कि पार्टिकल को हमने वी नॉट से छोड़ा एट एन एंगल ऑफ थीटा, और पार्टिकल इस तरीके से कुछ गया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ये। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर एट प्रोजेक्शन पॉइंट जो तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो रो 1 और एच मैक्स पर रो 2। तो अब ये रो 1 और रो 2 का रेशियो पूछा है, तो पहले हम रो 1 निकालने से स्टार्ट करते हैं। तो रो 1 ये है, तो यहाँ पर तुम्हें जी पता होगा कि तुम्हारा ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है। तो जी का अगर हम रेडियल कंपोनेंट ले लें तो ये हो जाएगा, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, दिख रहा होगा तुम्हें, क्योंकि ये थीटा है और क्योंकि ये हमने इससे परपेंडिकुलर लिया है, ये 90 है, तो ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा सिंपली, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये किया हमने, तो ये जी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, जी कॉस थीटा, और ये तुम्हारा इसके अलोंग आता जी साइन थीटा, उससे हमें मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम रो 1 की वैल्यू लिखना चाहें तो रो 1 तुम्हारा हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा। देखो यहाँ पे वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, अगर चाहो तो तुम वो भी कर सकते हो, बट उसकी जरूरत ही नहीं है ना यार, तो सिंपली काम हो जा रहा है तो उसको रहने दो। ये रहा अब ये यहाँ पर एच मैक्स वाला पॉइंट, यहाँ वेलोसिटी तुम्हारी ये है, जो कि तुम्हारी वी नॉट ही रहेगी, है ना, क्योंकि एक्स में तो मतलब बेसिकली ये वी नॉट कॉस थीटा रहेगी, है ना। वी नॉट नहीं, वी नॉट कॉस थीटा, क्योंकि वाई वाली खत्म हो चुकी है और एक्स वाली वी नॉट कॉस थीटा ही रहेगी। और तुम्हारा जो ये है ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ ऐसे लग रहा होगा जी। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेविटी पूरा का पूरा ही जी नॉट ए नॉर्मल हो गया। तो अगर यहाँ से मैं रो 2 डिफाइन करना चाहूँ तो रो 2 मेरा हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड ये है, अपॉन ए नॉर्मल तुम्हारा जी हो जाएगा ये। और अब मैं बस सिंपली रो 1 अपॉन रो 2 कर दूं, तो वो हो जाएगा तुम्हारा वी नॉट स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा इंटू में ये वाला उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया, जी अपॉन वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर चला जाएगा, जी से जी चला जाएगा, ये आएगा 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा, 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा रो 1 अपॉन रो 2 का रेशियो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अ पार्टिकल इज मूविंग, a particle is moving along circular path having radius r. If particle starts its motion with initial speed v naught and during motion magnitude of retardation, या magnitude of tangential retardation लिख सकते हो, magnitude of tangential retardation is at equal to minus बीटा रूट वी। मतलब बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी कि टेंजेंशियल रिटार्डेशन है, उसका मैग्नीट्यूड बी रूट वी है, बीटा रूट वी है, तो एटी हमारा माइनस बीटा रूट वी हो जाएगा। ठीक है, ये देन फाइंड द टाइम आफ्टर विच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, देन
फाइंड द टाइम आफ्टर विच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। तो एक बार तुम पहले खुद से ट्राई करो, फिर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर लो। तो चलो देखते हैं यार क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस r इफ पार्टिकल स्टार्ट्स विद मोशन विद इनिशियल स्पीड v नॉट एंड ड्यूरिंग मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन इज at इक्वल टू माइनस बीटा रूट वी। तो इसी को हमें कहीं ना कहीं यूज करना होगा। तो हमें क्या बोल रहा है, at इक्वल टू माइनस बीटा रूट वी, और टाइम पूछ रहा है आफ्टर विच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। तो हमें एक चीज पता है कि हम at को dv बाई dt भी लिख सकते हैं। तो dv बाई dt इक्वल टू माइनस बीटा रूट वी। तो अब ये v वाला सारा एक साथ ले आओ, तो dv अपॉन रूट वी इक्वल टू माइनस बीटा डी टी। अब इंटीग्रेट करोगे जीरो से टी, और यहाँ पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट गिवन है और फाइनल जीरो हो जानी चाहिए रेस्ट पर आने के लिए, है ना। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ गई, ये रही वी नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम रूट वी का इंटीग्रेशन करेंगे। तो रूट वी होता है तुम्हारा वी की पावर माइनस हाफ। तो इसका इंटीग्रेशन तुम्हारा बन जाएगा वी की पावर हाफ माइनस हाफ प्लस वन, यानी कि हाफ अपॉन हाफ, और इसको लिमिट दोगे तुम वी नॉट से जीरो तक, और ये हो जाएगा माइनस बीटा टी, इसकी लिमिट जीरो से टी तक, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे कि ये बेसिकली तुम्हारा बना टू रूट वी लिमिट वी नॉट से जीरो इक्वल टू माइनस बीटा टी माइनस जीरो, ये ठीक है। तो यहाँ से बनेगा तुम्हारा टू रूट, मतलब पहले तो जीरो बन जाएगा, जीरो माइनस टू रूट वी नॉट इक्वल टू माइनस बीटा टी। तो तुम्हारा जो टू रूट वी नॉट है वो हो जाएगा इक्वल टू बीटा टी के बराबर। और तुमसे टाइम पूछा था, तो टाइम तुम्हारा हो जाएगा टू रूट वी नॉट बाय बीटा। तो ये तो क्वेश्चन ने पूछा था, ठीक है। अब इस टाइम तक कितना डिस्टेंस चला तुम ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये पूछा नहीं है बट हम इसको कर लेते हैं। जब आप कर ही रहे हैं तो पूरा एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन का। तो यही है यार कि हर क्वेश्चन में जो नहीं भी पूछा ना उसके बारे में भी तुम्हें सोचना चाहिए कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं, और उस क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व करो तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बनेगी। कुछ लोग ऐसा पूछ रहे थे कि मतलब थ्योरी हो जाती है बट ट्रिकी न्यूमेरिकल्स नहीं होते, तो न्यूमेरिकल्स ऐसे ही होंगे यार। देखो पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, फिर क्वेश्चन में जो नहीं भी पूछा उसके बारे में भी सोचो कि इसमें क्या क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन को और कैसे घुमा सकते थे, इसमें और क्या पूछ सकते थे। अपने आप से उस क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम दो, तो तभी तुम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर पाओगे। तो और एक बार हम ये भी निकाल लेते हैं। तो हमें दिया था एटी माइनस बी रूट वी माइनस बीटा रूट वी, है ना। अब मैं पूछूंगा कितने टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद, नहीं सॉरी, कितने टाइम के बाद वो रेस्ट पे आएगा, तो तुमने निकाल लिया। अब उस रेस्ट पे आने तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर मैं ये पूछूं तो तुम कैसे करोगे। तो देखो इसी को हम इसी इन्फॉर्मेशन से कर सकते हैं, हम एटी को वी डीवी बाई डी एस भी लिख सकते हैं। वी डीवी बाई डी एस इक्वल टू माइनस बीटा रूट वी। अब हमें इससे क्या होगा ना कि v एज अ फंक्शन ऑफ s मिलेगा, फिर हमें v की लिमिट तो पता ही है कि पहले v नॉट था, फाइनली जीरो होना चाहिए, और इतने में इसने कितना s यानी कितना डिस्टेंस कवर किया ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा v dv अपॉन रूट वी इक्वल टू माइनस बीटा डी एस, ठीक है। ये हो जाएगा रूट वी डीवी इक्वल टू माइनस बीटा डी एस। लिमिट दोगे ये हो जाएगा जीरो से s, और इसकी इनिशियली v नॉट थी, फाइनली जीरो, ये हो गया। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो रूट वी का इंटीग्रेशन यानी कि वी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा वी की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, और लिमिट देंगे वी नॉट से जीरो तक, ये हो जाएगा माइनस बीटा एस, और लिमिट देंगे जीरो से एस तक, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा जो बन के आएगा ये बनेगा टू बाई थ्री, ये एक बार एक स्टेप कम कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो टू बाई थ्री वैसे ऊपर आएगा, फिर वी नॉट जीरो रखोगे जीरो, फिर माइनस वी नॉट रखोगे तो अलग, तो हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री वी नॉट की पावर थ्री बाई टू। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कैसे किया है, ठीक है। इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस बीटा एस, है ना। तो यहाँ से तुम्हारा जो s निकल करके आएगा, ये माइनस माइनस काट दो, s तुम्हारा आ जाएगा, वो हो जाएगा टू वी नॉट थ्री की वी नॉट की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बीटा। अब देखो यहाँ से तुमने डिस्टेंस निकाल लिया कवर्ड, ठीक है। तुमने टाइम निकाल लिया। अगर तुम्हें एवरेज स्पीड पूछे तो एवरेज स्पीड भी तुम निकाल सकते हो। तो लिखो एवरेज स्पीड, तो वो कैसे निकालोगे, हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि s बाई टी। यहाँ से तुम लिखोगे टू वी नॉट की पावर थ्री बाय टू बाय थ्री बीटा, ये एवरेज स्पीड है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो ये हो जाएगा, और टाइम कितना था अपना, टू रूट वी नॉट बाई बीटा, है ना, यानी कि टू वी नॉट की पावर हाफ बाय बीटा।
तो देखो 2 से 2 चला जाएगा, बीटा से बीटा चला जाएगा, और वी नॉट की पावर हाफ, और ऊपर 3/2। तो हम लोग इसको वी नॉट बचेगा केवल माइनस करने पे, वी नॉट बाय 3। ये हो जाएगी इसकी एवरेज स्पीड। तो ये सब कुछ भी पूछ सकता था इस क्वेश्चन में, उसने तो बहुत इजी पूछ लिया था, बट हम ये सारी चीजें इसमें निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन के बारे में सोचा करोगे तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और तुम्हें और क्वेश्चन करने आसान होंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नोट करो। 1 मिनट यार। अब लिखो। A particle is moving along a circular arc, is moving along a circular arc with velocity, with, या विद स्पीड कह सकते हो, विद v इक्वल टू बी टी। ठीक है, वेलोसिटी तो बेसिकली हर बार चेंज ही हो रही हो, तो तुम जानते हो, तो ये बेसिकली स्पीड है। विद स्पीड दिस, जिसमें तुम्हारा v जो है वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, फाइंड द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन of circle, of sorry, acceleration of particle at the moment when it has covered nth fraction of the circle, nth fraction of the circle। तो एक बार खुद से ट्राई करो, फिर सॉल्व करते हैं। तो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर आर्क विद v इक्वल टू बी टी। ठीक है, v इक्वल टू बी टी, ये तुम्हें इन्फॉर्मेशन गिवन है। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट द मोमेंट व्हेन इट हैज कवर्ड द nth फ्रैक्शन ऑफ सर्कल। तो देखो एक्सेलरेशन में बेसिकली दो चीजें होंगी, एक होगा तुम्हारा एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, और एक होगा एक्सेलरेशन नॉर्मल, है ना। तो एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर अगर हमें लिखना हो, एट एनी जनरल इंस्टेंट, ठीक है, टाइम टी पर मतलब बेसिकली, एट एनी जनरल इंस्टेंट, जो हमारा ए टी होगा वो तो सिंपली डीवी बाई डी टी हो जाएगा। तो वो हो जाएगा तुम्हारा, वी बी टी है तो डीवी बाई डी टी तुम्हारा बी हो जाएगा। और एक्सेलरेशन नॉर्मल जो तुम्हारा हो जाएगा वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी टी, बी स्क्वायर टी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। अब हमें पूछ रहा है कि एट दैट इंस्टेंट व्हेन इट हैज कवर्ड nth फ्रैक्शन। तो हमें बेसिकली यहाँ टाइम नहीं चाहिए, हमें बेसिकली nth फ्रैक्शन तक कितना टाइम हुआ ये निकाल ले। तो हमें ए नॉर्मल उस टाइम पे मिल जाएगा, एटी तो हर समय बी ही है, कांस्टेंट है। तो ये ए नॉर्मल निकालने हमें वो टाइम निकालना पड़ेगा जब ये nth फ्रैक्शन कवर कर चुका है। तो इसके लिए हम कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज करें, एक ही इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी क्वेश्चन में, v इक्वल टू बी टी। ठीक है, तो अगर हम v को ds बाई डी टी लिख देते हैं, ds बाई डी टी इक्वल टू बी टी, तो एस ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, और फिर हम एस को हम उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, कितना nth फ्रैक्शन तक जो डिस्टेंस है वो हम लिमिट लगाएंगे, और टाइम हम उससे निकाल लेंगे। तो लिखोगे ds इक्वल टू बी टी डी टी। ठीक है, अब ds को लिमिट देंगे 0 से एस डैश, और टाइम को लिमिट देंगे 0 से टी। और एस डैश क्या है, जब हमने nth फ्रैक्शन कवर किया है, तो एस डैश है डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल व्हेन इट हैज, या बेसिकली तुम इसको सीधे ये भी लिख सकते हो, nth फ्रैक्शन, nth फ्रैक्शन ऑफ सर्कल, है ना। तो ये हो जाएगा nth फ्रैक्शन ऑफ
सर्कल का सरकमफेरेंस इतना था 2 पाई आर, तो ये लिख सकते हो सिंपली। ठीक है, ये क्योंकि nth फ्रैक्शन, जैसे अगर ये हाफ होगा तो हाफ इंटू 2 पाई आर, आधा सर्कल। 1/4 होगा तो 1/4 इंटू 2 पाई आर, इस तरीके से। तो यहाँ से तुम लिखोगे, ये ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, तो s की लिमिट रखोगे 0 से s डैश, ये हो जाएगी bt² बाई 2 की लिमिट 0 से t। ठीक, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा s डैश, यानी कि n इंटू 2 पाई आर, जो हमने ऊपर लिखा भी है, ये इज इक्वल टू bt²/2। तो टाइम की वैल्यू यहाँ से तुम्हें मिल सकती है, या सीधे t² की वैल्यू लिख लूं, ये हो जाएगी 4 पाई n r/b, क्योंकि हमें t² ही चाहिए ना, फालतू रूट रूट क्यों लगाऊं मैं, ये हमें ये चाहिए। तो एक्सेलरेशन नॉर्मल तुम्हारा क्या था, v²t²/2। तो एट दिस इंस्टेंट, अगर हम, जब इसने nth फ्रैक्शन कवर कर लिया है, तो हम लिखेंगे एट दिस इंस्टेंट एक्सेलरेशन नॉर्मल जो तुम्हारा हो जाएगा v²/2, और टाइम स्क्वायर की वैल्यू जब रखोगे तो ये हो जाएगी 4 पाई n r/b, जो ऊपर लिखी हुई है। ठीक, ये b से b चला जाएगा, 2 से ये 2 काट दो, तो ये बनेगा 2 पाई n r/b एक्सेलरेशन नॉर्मल। और एक्सेलरेशन रेडियल तो पूरे टाइम तुम्हारा b था ही, है ना। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो होता है at प्लस an। तो एक्सेलरेशन का मॉड जो हमें यहाँ पूछा है, वो हो जाएगा तुम्हारा √ऑफ at² प्लस an²। तो वैल्यूज रख दो, तो √ऑफ बनेगा b² प्लस, यहाँ से भी b² कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा 2 पाई n r का स्क्वायर। ठीक, तो b² से ऐसे b हम बाहर निकाल लेंगे, b बचेगा √ऑफ 1 प्लस 4 पाई² n²r²। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। सही किया ना। एक गलती हो गई यार, मैंने अभी ध्यान दिया, ये b²t²/2 नहीं होगा, b²t²/r होगा। ठीक है, ये यहाँ पर r होगा, तो ये 4 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, तो ये 4 रहेगा, और ये r से r कटेगा। ठीक है, तो ये बनेगा तुम्हारा 4 पाई n b, ना कि 2 पाई n r/b। ये बनेगा 4 पाई n b। तो यहाँ से जब ये सब सब सही है, तो b², यहाँ से 4 पाई n का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा अंदर, तो इसको लिख सकते हो 16 पाई² n²। ये हो जाएगा तुम्हारा 16 पाई² n²। ये होगा तुम्हारा बी का वैल्यू। एक मिस्टेक हो गई थी छोटी सी, तो वो सही कर दी है। चलो, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन नोट कर सकते हो, अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन, क्वेश्चन, अ पार्टिकल starts its motion at t equal to 0 with initial speed v0 along a circular path having along a circular path having radius r, having radius r, if during the motion, if during the motion magnitude of tangential retardation and radial acceleration, magnitude of tangential retardation
and radial acceleration are always equal, then दो चीजें पूछ रहा है। तो पहला पार्ट है स्पीड ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, तो v एज अ फंक्शन ऑफ s पूछ रहा है बेसिकली क्या होगा, स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। और दूसरा चीज जो तुमसे पूछ रहा है वो हो जाएगा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ये क्या होगा। तो एक बार खुद से ट्राई करो, फिर हम सॉल्व करते हैं। तो और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि एक पार्टिकल इस तरीके से सर्कल में मूव कर रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो एट एनी इंस्टेंट जो इसका रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड है, यानी कि ये इस तरीके से रिटार्डेशन होगा, तो एटी कुछ होगा, इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारे ए आर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए आर, ठीक है। ये कहना चाह रहा है। तो ए आर का मैग्नीट्यूड तो तुम्हें पता ही है कि वी स्क्वायर बाय आर होता है, ठीक, या ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर होता है, ठीक है। तो एटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो भी हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर बाई आर, है ना, बेसिकली, क्योंकि रिटार्डेशन है तो ये नेगेटिव होगा, ये हो गया। तो एटी भी तुम्हारा माइनस वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, है ना ये। तो अगर तुम्हें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एस लिखना है, एक्सेलरेशन का मॉड एज अ फंक्शन ऑफ एस लिखना है, ये बेसिकली यही पूछ रहा था, ठीक है। इस एक मिनट यहाँ पे मैं ये लगा दूं, ये बेसिकली एक्सेलरेशन का मॉड ही पूछ रहा था एस के साथ में, क्योंकि नेट तो पूछ ही नहीं सकता, वरना उसको वो देना पड़ेगा कि आई ये के क्या 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 है इस हिसाब से। तो अगर ये पूछ रहा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन का मॉड एज अ फंक्शन ऑफ एस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एटी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर बाई आर प्लस वी स्क्वायर बाई आर, ये हो जाएगा रूट टू वी स्क्वायर बाई आर। तो पहला सेकेंड पार्ट तो पहले ही हो गया, ज्यादा आसान था। अब v एज अ फंक्शन ऑफ s पूछ रहा है, ठीक है। हमें दिया है एटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा माइनस ऑफ ए नॉर्मल, इस तरीके से बेसिकली, क्योंकि एटी नेगेटिव है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एटी इक्वल टू, और ए नॉर्मल क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, तो माइनस वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एस, ठीक है। तो एटी की दो डेफिनेशन है, एक डीवी बाई डी टी और एक वी डीवी बाई डी एस। तो हम वी डीवी बाई डी एस यूज करेंगे कि हमें एज अ फंक्शन ऑफ एस चाहिए, तो हम लिखेंगे वी डीवी बाई डी एस इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई आर। तो अब यहां से लिखोगे तुम, एक वी से ये काट दिया, ठीक है। तो डीवी अपॉन वी इक्वल टू माइनस डी एस अपॉन आर, इंटीग्रेट कर दो, जीरो से एच कवर करेगा ये जब तक में, जीरो से वी हो जाएगी, सॉरी वी नॉट था ना इनिशियल, वी नॉट से वी हो जाएगी वेलोसिटी। तो वी इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन एल एन वी, इसकी लिमिट वी नॉट से वी, और ये हो जाएगा माइनस एस बाय आर लिमिट जीरो से एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल एन वी माइनस एल एन वी नॉट इक्वल टू माइनस एस बाय आर। तो यहां से लिखोगे एल एन ऑफ वी बाय वी नॉट इक्वल टू माइनस एस बाय आर। तो यहां से लिखोगे v बाय वी नॉट इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस एस बाय आर। तो यहां से v मिल जाएगा तुम्हें v नॉट ई की पावर माइनस एस बाय आर, और यही पूछ रहा था, v एज अ फंक्शन ऑफ s मिल गया तुम्हें आंसर, ठीक है। और जो a एज अ फंक्शन ऑफ s था ना वो बेसिकली यही था, कहाँ गया, हाँ ये, क्योंकि s पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, a और ए आर, ये केवल मतलब ये एक कांस्टेंट आ रहा है, मतलब एटी भी एक कांस्टेंट है और ए आर भी एक कांस्टेंट है, तो इस तरीके से तुम्हारा ये निकल करके आ रहा है a एज अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन का मॉड ये रहा, ठीक। तो दोनों पार्ट तुम्हारे सॉल्व हो गए, ठीक है। सॉरी हाँ, तो ये था। अब रूट टू वी स्क्वायर बाई आर, तो ए एज अ फंक्शन ऑफ एस था ना, तो ये क्या होगा, रूट टू वी स्क्वायर बाई आर था। अब v एज अ फंक्शन ऑफ एस तुम्हें दिया, यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा रूट टू वी नॉट ई रेस टू पावर माइनस एस बाय आर, इस पूरे का स्क्वायर बाय आर। तो ये तुम्हारा बन जाएगा रूट टू बाय आर वी नॉट स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस टू एस बाय आर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर सेकंड वाले का, और फर्स्ट वाले का तो तुमने कर ही लिया।
वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो रूट टू वी स्क्वायर बाई आर था, बट वी जनरल तुम्हें पता नहीं था ना, तो जब तुमने वी एज अ फंक्शन ऑफ एस निकाल लिया तो वहीं से तुमने ए एज अ फंक्शन ऑफ एस भी निकाल लिया, बस यही था इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा ऐसे सोचना था बस, ठीक है। तो बेसिकली अगर पहला थॉट क्लिक कर जाए तो ये सारे क्वेश्चन तुम बहुत इजीली कर सकते हो, बस उसमें डेफिनेशन लगानी होती है। बस पहला थॉट क्या होगा ये थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ेगा, और वो थोड़ा तुम इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें अपने आप समझ में आने लगेगा। तो यही है कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तुम्हें अच्छी से करनी चाहिए, और अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। एक ही तरह के क्वेश्चन मत करते रहो, इसीलिए मैं कहता हूँ अब इरोडो वगैरह के तो सारे क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो वो मैं तुम्हारे लिए लाता रहूंगा। उसके अलावा तुम एक कोई एडवांस लेवल बुक सॉल्व कर सकते हो, इसे मैं रिकमेंड करूंगा, एंगेज कर लो तो अच्छा ही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नोट करो। पार्टिकल, तो अगला क्वेश्चन रहते हैं, इसमें बोल रहा है पार्टिकल इज मूविंग along circular path along a circular path of radius r। क्या हो रहा है, ठीक है, अब रेडियस r, s is distance covered along circular path। s is वैसे ये तो पता ही होता है, फिर भी लिख दे रहा हूँ, distance covered along circular path, speed of particle is given by, speed of particle is given by v equal to b root s, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन का मॉड एज अ फंक्शन ऑफ s, क्या होगा। तो यार अब तक तो समझ में आ ही गया होगा कि बेसिकली हम करते क्या है। एक्सेलरेशन का मॉड जो पूछ रहा है वो तुम्हारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ठीक है, या ए आर भी बोल सकते हो। तो ए आर जो तुम्हारा हो जाएगा वो बेसिकली हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर, यानी कि बी स्क्वायर एस बाय आर, ठीक है। तो ये तो हो ही गया, है ना। अब ए टी पर आ जाओ, वो होता है डीवी बाई डी टी या फिर वी डीवी बाई डी एस। तो हम यहाँ पर कौन सी डेफिनेशन यूज करें, क्योंकि हमें वी एज अ फंक्शन ऑफ एस गिवन है, तो हमें वी डीवी बाई डी एस यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी डीवी बाई डी एस वाली डेफिनेशन हम यूज करेंगे। तो वी तुम्हारा क्या है, बी रूट एस, और डी बी रूट एस बाई डी एस, ये करना है अपने को। तो बी रूट एस को तो बाहर ही रखे रहो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बी और बाहर आ जाएगा एक और, इस बी को मैं यहाँ लेकर के बेसिकली इसको बी स्क्वायर कर देता हूँ। और रूट एस का डिफरेंशिएशन यानी कि एस की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एस की पावर माइनस हाफ बाय टू, क्योंकि वो हाफ पहले बाहर आएगा और फिर माइनस हाफ, ये मतलब बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, तो अब तुम्हारा बचेगा ये बी स्क्वायर बाई टू। तो ए टी तुम्हारा बी स्क्वायर बाई टू, जो कि कांस्टेंट आ गया, और ए आर तुम्हें बी स्क्वायर एस बाय आर गिवन ही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मॉड वही हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। तो ए टी का स्क्वायर लिखोगे बी की पावर फोर बाय फोर, प्लस ए आर का स्क्वायर लिखोगे तो ये हो जाएगा बी की पावर फोर एस स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो इसको लिखोगे बी की पावर फोर एस स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो बेसिकली बी वही तुम बाहर निकाल सकते हो, तो बी स्क्वायर बाहर निकालोगे तो अंदर बचेगा वन बाय फोर प्लस एस स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बस ये ऐसा सिंपल सा था। तो बस यही था। तो यार आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। अब तुम्हें सर्कुलर मोशन में मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स भी कर ली, तो मैं एक तरीके से अप्रोच समझ में आई होगी कि किस तरीके से करना है। हर जगह ये बेसिकली एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, वैसे इसे डायरेक्ट क्वेश्चन उतने आते नहीं है, बट जो आते हैं वो इसी तरह के आते हैं। और बाकी तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि एटी क्या होता है, ए आर क्या होता है, सारी बेसिक डेफिनेशन, क्योंकि इनका यूज आगे एनएलएम में भी आएगा।
तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब सर्कुलर मोशन में और ज्यादा कुछ है नहीं बताने को। अब काइनेमेटिक्स से मेरे ख्याल से 2 या 3 लेक्चर और होंगे जिसमें हम रिलेटिव मोशन को खत्म करेंगे। और रिलेटिव क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बात तुमसे बोली थी कि जो है काइनेमेटिक्स में ज्यादातर क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल और फिर रिलेटिव मोशन से आते हैं, स्पेशली जेई मेन में। तो मेरे ख्याल से जितना मैंने अभी तक बताया तुम्हें सब समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, जितना कर सकते हो। और एक बात और, अगर कोई भी डाउट हो तुम्हें तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पे तुम्हें डाउट आया था। और अगर तुमने वीडियो को एंड तक देखा है तो डन कमेंट करके जाना। तो मेरे ख्याल से एंड करते हैं वीडियो को। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो तुमने अगर अभी तक ना किया हो तो। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।